हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज़ दानिश जफर। क्या आपको आवाज़ आ रही है मेरी और मैं दिखाई दे रहा हूं? अगर सब एकदम बेहतरीन है तो चीते की फुर्ती के साथ एक जय हिंद देंगे। जय हिंद के साथ शुरू करेंगे हम अपनी आज की क्लास। बहुत जल्दी जल्दी आ जाओ। यार क्या है ये? 1 सेकेंड। अरे यार अब पता नहीं, एक्चुअली आज ना मम्मी आई थी स्टूडियो में सफाई करने। अब उन्होंने कुछ लाइट्स में गड़बड़ कर दिया। अब वो लाइट वैसे नहीं रही जैसी लगी हुई थी। अब वो मेरे को आता नहीं है करना। वो सफाई के चक्कर में उन्होंने कर दिया। एक मिनट रुको। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करें क्या? शैल वी स्टार्ट टुडेज क्लास? किसी का इज एवरीथिंग फाइन? बताइए। कमेंट बॉक्स बंद करते हैं। इस क्लास में कमेंट बंद करके पढ़ाने का ज़्यादा मज़ा है। ठीक है। एक बात भी मुझे आपसे पूछनी थी। टेंसेस के तीनों पार्ट हमने कर लिए हैं। रूट वर्ड्स के तीनों पार्ट हमने कर लिए हैं। नाउन्स पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कर लिए हैं। इसका मैंने पार्ट 2 का आपको एक रिकॉर्डेड सेशन दिया था। तो मैं जानना चाह रहा था कि जो रिकॉर्डेड सेशन है वो आपने देखा, वो आपको समझ में आया, आपको सारी क्लैरिटी आ गई है? आपने डीपीपी लगा ली है क्या? डीपीपी लगा ली है क्या नाउन की? और उसमें स्कोर कितना आया है? ये वाली चीज़ मेरे को थोड़ी सी जाननी है। फिर हम आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में।
देखो, किसी कारणवश मैंने आपको ये सेशन चलिए नहीं दिया, तो आप सोते रहिए, तो हम क्या कर सकते हैं भाई। जब आपने अपना ऐप खोला होगा ना, उसमें आपको शुरू पे ही दिख गया होगा। तो अरे इस बैच की ये परेशानी है कि ये बैच बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। ये पहला शौर्य बैच आया जो इतना इमेच्योर आया है हमारे पास, इसको कुछ समझ में ही नहीं आता। तो जाके इंग्लिश की क्लास में खोलोगे तो तुम्हें दिख जाएंगे नाउन्स के 2 लेक्चर, एक रिकॉर्डेड है और एक रिकॉर्डेड नहीं है, यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये लेक्चर हैं, एक बार देख लेना। दूसरा लेक्चर भी है, बाकी तुम्हारी मर्जी है भाई। तुम्हारे बैच में तो ज़्यादा बात करने का मतलब ही अपना मूड ख़राब करना है, तो इसलिए मैं तुम्हारे बैच में थोड़ा कम ही बात करता हूँ। चलो, प्रोनाउंस पार्ट 1 पे आज हम बात करेंगे, जिन पे हम कॉन्सेप्ट जानेंगे। इस पे क्वेश्चंस भी लगाने हैं हमें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ एडिशनल वोकेबलरी भी है। ठीक है, तो देखो भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। जब आप टीचर की नहीं सुनते हैं ना, और टीचर के हिसाब से नहीं चलते हैं, तो अल्टीमेटली टीचर को आपके हिसाब से चलना पड़ता है, और उसमें थोड़ा सा नुकसान हो जाता है आपका। थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि इंटरेक्टिव सेशन नहीं हो पाता। मेरा प्रोनाउन का बहुत इंटरेक्टिव सेशन होता है। मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ, तुमसे बार बार आंसर्स पूछता हूँ, वैसे करके पढ़ाता हूँ, बट यू गाइस डू नॉट अलाउ मी टू टीच लाइक दैट। वो तुम करने नहीं देते हो मेरे को। कुछ भी लिखते हो तुम लोग कमेंट बॉक्स में, और फिर मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यार, है ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं सारे ही कमेंट इग्नोर कर दूँ। सारे कमेंट तो इग्नोर करने का मतलब है चैट बंद करके पढ़ा दो, वही तो मतलब है ना। तो इसलिए मेरे को चैट बंद करके ही पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हालांकि तुम मेरी किसी भी क्लास में XYZ कभी भी मैंने प्रोनाउन पढ़ाए हैं, जाके देख लो, हाईली इंटरेक्टिव सेशन होता है। तो तुमने ना वो ब्लॉक कर दिया मेरे को कि सर आपको हम इंटरेक्टिव सेशन नहीं लेने देंगे, क्योंकि आप इंटरेक्ट करोगे तो हम बकवास करेंगे। ठीक है, हम टू द पॉइंट बात नहीं करेंगे, हम बकवास करेंगे इधर उधर की। तो इधर उधर की बकवास करोगे तो भाई मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा, तो मैं अपनी क्लास खराब नहीं करूंगा। इसलिए जैसे नाउन का क्लास तुम देखोगे दूसरा वाला, 1 घंटे में मैंने खत्म किया है। बेशुमार रूल, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन उसमें कराए हैं मैंने, जो मैंने रिकॉर्डेड दिया है। तो जो समझदार बच्चा है वो वहाँ से पढ़ लेगा और स्कोर ले आएगा। बस थोड़ा सा इंट्रैक्शन तुम्हारी क्लास में मैं कम कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो बात करते हैं प्रोनाउन। तो जब भी हम प्रोनाउन की बात करते हैं, बड़ा आसान है कहना कि भाई प्रोनाउन इज अ नेम, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। जो नाउन की जगह पे यूज होता है, जो नाउन के लिए यूज होता है, वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, हिंदी में भी हम यूज करते हैं वह, है ना, वह, वो, हम, मैं, सारे के सारे प्रोनाउन होते हैं। तो हम, मेरे पास बहुत सारे प्रोनाउन है। अगर इंग्लिश में हम देखें, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, विच, दैट। ठीक है, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्फ्स, और ऐसे करके एक बड़ी लंबी लिस्ट है हमारे पास प्रोनाउंस की। बहुत सारे प्रोनाउंस हैं हमारे पास। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे कौन सा वाला लगाना है? तो इसके लिए ना हमने एक लिस्ट तैयार कर लिया। हमारे पास कुछ ऐसे हैं जिसे हम कहते हैं नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव, जिसमें हमारे आ जाते हैं आई, वी, यू, दे, शी, ही, इट, हु और वन। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जिन्हें आप कहते हैं ऑब्जेक्टिव या एक्यूजिटिव। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, तो ऑब्जेक्टिव कौन से? आई मी बन जाता है, वी का अस हो जाता है, यू यू ही रहता है, दे का देम हो जाता है, ही का हर, का हिम, इट ही रहता है, हुम और वन का वन ही रहता है। अब सवाल यह है, सर ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ये वाले कहाँ यूज करूं और ये वाले कहाँ यूज करूं? तो आइए यहां से समझते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं ताकि चीजें थोड़ी सी आसान रहे।
whenever a pronoun is used as a subject in a sentence, it should always be in its nominative form. ठीक है, जब भी किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, whenever a pronoun is used as a subject in a sentence, एक सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है. whenever a pronoun is used as a subject in a sentence, it should always be in its nominative form. तो वो हमेशा और हमेशा किस में आएगा? अपनी नॉमिनेटिव फॉर्म में, मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा. क्या मतलब हुआ इस बात का? कुछ सेंटेंसेस देखते हैं. मैंने लिखा आई लव हिम. To help us, they have given me the password. अब इसमें ना, इनमें जरा प्रोनाउन ढूंढते हैं. जब आप इनमें प्रोनाउन ढूंढेंगे तो आपको ये मिला प्रोनाउन, 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 ये और कहाँ है? ये रहा प्रोनाउन, ये रहा प्रोनाउन, ये रहा प्रोनाउन. ठीक है, अब बात यह है कि यहां पे क्या कहा गया? whenever a pronoun is used as a subject in a sentence, जब भी किसी सर्वनाम का इस्तेमाल किसी वाक्य में कर्ता के रूप में होगा, मतलब एज अ सब्जेक्ट होगा, इट शुड ऑलवेज बी इन इट्स नॉमिनेटिव फॉर्म. तो वो हमेशा और हमेशा अपनी कौन सी फॉर्म में होगा? नॉमिनेटिव फॉर्म में होगा. नॉमिनेटिव फॉर्म का मतलब है सब्जेक्टिव फॉर्म में. अब ये कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्टिव में हुआ है या नहीं? मैंने आपको एक बड़ी छोटी सी चीज पढ़ाई थी, सबसे पहली चीज जो पढ़ाई थी, सबसे पहली क्लास में, कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब बनता है तभी सेंटेंस आता है. तो तुम्हें देखना है वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगी है. ये जो लव आया है किसके अकॉर्डिंग आया? आई के अकॉर्डिंग आया. जो केम आया है किसके अकॉर्डिंग आया? शी के अकॉर्डिंग आया. जो दे आया है किसके अकॉर्डिंग आया? हैव किसके अकॉर्डिंग आया? दे के अकॉर्डिंग आया. इसी तरीके से ये डोंट हैव किसके अकॉर्डिंग आया? यू के अकॉर्डिंग. तो ये सारे के सारे कौन हो गए? सब्जेक्टिव. तो जिनके अकॉर्डिंग वर्ब लगता है वो सब्जेक्टिव होते हैं. तो जब भी किसी प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लग रहा होगा तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा. ठीक है, जैसे हमने यहां पे देखा इन केसेस में पूरी लिस्ट, कौन कौन से प्रोनाउन यहां पे यूज हुए? आई, शी, हैव, यू, सारे के सारे तुम्हें सब्जेक्टिव वाली लिस्ट में मिलेंगे. आई, शी, यू, और एक कौन सा था? दे. ठीक है, सारे के सारे तुम्हें इस वाले में मिलेंगे. अब अगली बात क्या है? अगली बात है when it is used as an object, it should be objective. कितना आसान है. जब ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, मतलब इसके लिए कोई वर्ब नहीं है, जैसे हिम के लिए कोई वर्ब नहीं है, अस के लिए कोई वर्ब नहीं है, मी के लिए कोई वर्ब नहीं है, हम हर के लिए कोई वर्ब नहीं है, और देम के लिए कोई वर्ब नहीं है. इसमें एक्शन पास ओवर हो रहा है, ये कुछ नहीं कर रहे, इन पर किया जा रहा है. तो ये कौन हो जाते हैं? ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं. जब काम इन पे नहीं होता, इन काम इन पर किया जा रहा होता है, ये काम नहीं कर रहे होते, इन पर काम किया जा रहा होता है. ठीक है, तो भाई देखो, कौन करता है? आई करता है. किससे करता है? इससे. तो ये ऑब्जेक्ट हुआ ना. शी आती है, काहे आती है? शी केम टू हेल्प. किसकी हेल्प करने? इसकी. तो ये ऑब्जेक्ट हुआ. इसने दिया, तो एक्शन इसने किया. किसको दिया? इसको. ऑब्जेक्टिव हो गया. तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है? एक्शन पास ओवर होता है. तो जिस पे पास ओवर हो रहा होता है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बन जाता है. ठीक है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अगर आपको समझ में आए हैं तो बताइए. डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खाज तो पूछिए. यहां तक, फिर बढ़ेंगे आगे.
चलो लगाओ जरा, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, जल्दी से लगाओ। ABCD इनमें से एक आंसर होगा, जल्दी से बताओ। तो भाई आंसर हो जाएगा नो एरर। ठीक है, ज़्यादातर को देखो तुम्हारी ये गंदी आदत हो गई है तुक्का लगाने की। और वो गंदी आदत क्या है कि आई दिखे तो मी कर दो, मी दिखे तो आई कर दो। ऐसा नहीं होता, इट्स आई यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वर्ब हैव किसके अकॉर्डिंग आया। जरा अगर तुम इस सेंटेंस को देखो गौर से, ठीक है, तो ये हैव किसके लिए आया है, आई के लिए ही तो आया है। इट इज, ये जो लिखा है ये तो इट के लिए इज आ गया, यहाँ पे वर्ब खत्म हो गया। ये वर्ब किसका है, आई का है। आई हु हैव, जिसने हमेशा हैव बीन लॉयल टू माई कंट्री, जो हमेशा अपने कंट्री के लिए क्या रहा है, लॉयल रहा है। तो अल्टीमेटली आई किसके लिए है, हैव इसका वर्ब है। और इसके लिए क्योंकि वर्ब है इसलिए हमेशा कौन सा होगा, सब्जेक्टिव होगा। समझ आया क्वेश्चन? तो इसका ध्यान रखना। बहुत सारे लोग बोल देते हैं इट्स मी इट्स मी इट्स मी। अगली बार कोई बोले हे इट्स मी तो बाल खींच के झापड़ मार देना उसके, और ये वाली क्लास का लिंक दे देना, समझा देना। क्लियर है भाई? आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो तो फिर एक सेंटेंस और बता दो। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन है फॉर यू एंड आई देयर आर मैनी फ्रेंड्स वेटिंग। जल्दी से बताइए अगर इसमें आपको कुछ गड़बड़ लग रही हो। तो भाई इस बार एरर है। इस बार क्या हो जाएगा ना, आधी क्लास में सही बताया, आधी गड़बड़ा गए।
तो देखो भाई यहाँ पे आई की जगह ना इस बार मी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इस सेंटेंस की भावना समझने की कोशिश करो। अगर इस सेंटेंस को मैं दोबारा लिखता हूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देयर आर मैनी फ्रेंड्स वेटिंग फॉर यू एंड मी। कह रहा है बहुत सारे दोस्त हैं जो इंतजार कर रहे हैं, किसका? तुम्हारा और मेरा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली फॉर प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद वैसे भी ऑब्जेक्टिव आता है। दूसरी चीज है जो वर्ब लगी है आर, ये मैनी फ्रेंड्स के लिए लगी है, यू एंड मी के लिए कोई वर्ब ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है कि वर्ब ही नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें चाहो तो एक चीज और भी याद कर सकते हो, अपने लिए लिख सकते हो क्या कि आफ्टर prepositions use ऑब्जेक्टिव केसेस। प्रपोजिशंस के बाद आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केसेस का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जब आप अबाउट लिखेंगे, अबाउट हिम लिखते हैं, है ना, फॉर यू लिखते हैं, फॉर मी लिखते हैं, फॉर देम लिखते हैं, तो प्रपोजिशन के बाद ये वाला नॉमिनेटिव कभी नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। तो एक तरीका तो ये भी है इसको पहचानने का, और दूसरा तरीका ये है कि वर्ब मैनी फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग लगी है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एकदम क्लियर हो गया कि हम आगे बढ़ सकते हैं तीसरी लिस्ट पे। नहीं भाई, तुम इस लायक ही नहीं कि तुम्हारी चैट ओपन की जाए। आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। 7-8 क्लास तुम्हारे साथ हो गई है, तुम सीख ही नहीं रहे तो क्या करूं? मुझे सिलेबस कंप्लीट कराना है, क्वेश्चंस कराने हैं, तुम लोग मूड खराब कर देते हो, पढ़ाने नहीं देते हो। तुम्हारी क्लास में मैं ऐसे ही सही पढ़ा सकता हूँ। तुम्हारी क्लास में जो मजाक भी होता है उसका भी लेवल अजीब होता है, और ये ऐसा मैं सिर्फ तुम्हारे ही बैच में कर रहा हूँ और किसी बैच में ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ। बाकी किसी बैच के पास एडिशनल बैच होगा, तुम देखोगे वो मत चल रहे हैं सारे बैच। तुम्हें जब तमीज़ ही नहीं है भाई, तो मैं अपना दिमाग थोड़ी ख़राब करूँगा। सीख ही नहीं पा रहे हो क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। अभी चैट खोलूँगा, पूरी क्लास बर्बाद कर दोगे तुम, और कई बार कर चुके हो, इसलिए चैट नहीं खोलेंगे तुम्हारी क्लास में। सीख जाओ, सीख जाओगे, कभी लगेगा तो खोल देंगे। अच्छा भाई, तीसरे हमारे पास होते हैं जिसे आप कहते हैं पॉसेसिव केसेस। ये कौन से होते हैं? ये भाई माई हो जाता है, माइन हो जाता है, आर हो जाता है, आर्स हो जाता है, योर, योर्स, देयर, देयर्स, हर, हर्स, ये हिज ही रहता है, ये इट्स, हुम का हुस, और वन के साथ लग जाता है एपोस्ट्रॉफी एस, वंस। अब ये पॉसेसिव अपने आप में सुनने में लग रहा है कि पॉसेसिव है, अधिकार दिखाएंगे। ठीक है, और ये दो तरीके से हो गए, एक ये इधर वाले हो गए, एक ये भाई इधर वाले हो गए सारे, और एक ये इधर वाले हो गए सारे। डिफरेंस क्या है? ये तो इसमें तो कोई है नहीं, अकेले ही है, इसमें डिफरेंस क्या है? ये वाले कहलाते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब तुम सोचोगे सर एडजेक्टिव कहां से आ गया? पढ़ा तो आप प्रोनाउन रहे थे, प्रोनाउन पढ़ाते पढ़ाते एडजेक्टिव कैसे? तो एडजेक्टिव पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गए ये वाले अभी सिखाएंगे कैसे, और ये कहलाते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। डिफरेंस क्या है? क्योंकि इसका नाम एडजेक्टिव है तो ये कभी अकेले नहीं आते, अपने साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन लेते हैं। एडजेक्टिव कभी अकेला नहीं आता। भाई मैंने कहा काला तो तुम पूछोगे ना सर क्या काला, मैंने कहा सुंदर तो तुम पूछोगे ना कौन सुंदर, मैंने कहा मोटा तुम पूछोगे ना सर क्या मोटा। तो अल्टीमेटली ये काला, मोटा, सुंदर सारे एडजेक्टिव हैं, हमेशा किसी के साथ आएंगे,
किसी ना किसी नाउन के साथ आएंगे, अकेले नहीं आएंगे। जैसे दिखाता हूं, मान लो मैंने कहा योर इज ब्यूटिफुल, क्या मतलब, कोई मतलब है इस बात का? माई वॉज बिग, क्या कोई मतलब है, कोई कोई मीनिंग है इस बात का? मिसिंग है नाउन, कोई मतलब नहीं है। हर इज स्मॉल, कोई मतलब नहीं इस बात का, जब तक तुम इसमें कोई नाउन ऐड नहीं करोगे। तो आओ जरा इसमें नाउन ऐड करते हैं। क्या तुमने कहा योर कार इज ब्यूटिफुल, तो किसी ने पलट के कहा योर्स इज टू, तुम्हारी भी। किस चीज की बात हो रही? कार की बात हो रही। किसी ने कहा माई हाउस वॉज बिग, मेरा घर बड़ा था। हर्स वॉज स्मॉल, उसका छोटा था। अरे किस चीज की बात हो रही है? घर की बात हो रही, ये मेंशन है। तो यहाँ पे प्रोनाउन तो चल जाएगा, ये प्रोनाउन तो चल जाएगा, ये नहीं चलेगा। इसके साथ तुम्हें ये नाउन ऐड करना पड़ेगा, ये नाउन ऐड करना पड़ेगा। उसके संदर्भ में लिखोगे तो आगे चल जाएगा। जैसे आपने कहा हर हर रूम इज स्मॉल, ठीक है। माइन इज बिग, तो तुमने कहा हर रूम इज स्मॉल, क्या मतलब हुआ? उसका जो रूम है वो कैसा है? छोटा है। तो रूम चाहिए यहाँ पे। अब बात हो गई, सबको समझ में आ गया कि रूम की बात हो रही है। फिर किसी ने कहा पलट के माइन इज बिग, मेरा बड़ा है। तो भाई किस चीज की बात कर रहे हो? अल्टीमेटली रूम की बात कर रहे हो। तो प्रोनाउन आप हमेशा जानते हैं संदर्भ में यूज करते हैं नाउन के। अगर नाउन ऑलरेडी यूज हुआ है तो हम उसके साथ प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, लेकिन सीधे प्रोनाउन का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए ये वाले इधर वाले कहलाते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये हमेशा अपने साथ एक एडजेक्ट नाउन लेते हैं। और ये पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं क्योंकि इसके साथ नाउन लगाने की जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर हो गई ये वाली बात? सबको समझ में आ गया? तो बता दीजिए, डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द है तो पूछ लीजिए। दैट्स ग्रेट, आगे बढ़ जाते हैं भाई। अगला, अब इसके बाद पॉजेसिव केसेस के बाद हमारे पास आते हैं रिफ्लेक्सिव। ये एम्फेटिक भी कहलाते हैं। ये कौन से वाले होते हैं? आपने सुना होगा ये माई सेल्फ, आर सेल्फ या आर सेल्फ्स, योर सेल्फ या फिर योर सेल्फ्स, देम सेल्फ या फिर देम सेल्फ्स, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ और वन सेल्फ। ठीक है, तो अब जरा बात को समझने की कोशिश करो कि भाई ये सब क्या है। तो देखो भाई, पहली बात तो ये समझो कि इनमें से कौन कौन से होते हैं। ये आर सेल्फ आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता, पर आप इसे मैगजीन्स में और या फिर कुछ ही अमेरिकन जर्नल में देख सकते हैं बहुत कॉमनली, क्योंकि ये जो है ना अमेरिकन वर्ड है और ब्रिटिश लैंग्वेज में इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है ब्रिटिश लैंग्वेज में। हम क्या फॉलो करते हैं? हम फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड रिटन इंग्लिश। क्या फॉलो करते हैं? स्टैंडर्ड रिटन इंग्लिश। और उसके अकॉर्डिंग हमारा आर सेल्फ है, आर सेल्फ नहीं होता। ठीक है, लिखा हुआ देख सकता है, इग्नोर कर देना।
या मान लेना है कि ये ज्यादा बढ़िया, एग्जाम में आएगा तो काट के सही कर देना है। इसी तरीके से ये दोनों होते हैं, ये होता है वन पर्सन के लिए, क्योंकि ये दोनों के लिए होता है ना। अगर मैं एक बच्चे से बात कर रहा हूँ कि यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, तो योर सेल्फ आएगा। पर अगर 5-6 बच्चे मैं पूरी क्लास से कर रहा हूं तो मुझे कहना पड़ेगा ऑल ऑफ यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। तो ये किसका है? ये प्लूरल के लिए है, एक से ज्यादा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वर्क करते हैं। जो कहानी आर सेल्फ की है वही कहानी देम सेल्फ की है। देम सेल्फ का भी इस्तेमाल अमेरिकन इंग्लिश में होता है, अमेरिकन जर्नल्स में आपको ये मिल सकता है, हम इंडिया में इसे यूज नहीं करते। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो उसको काट दीजिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? देम सेल्फ्स। ठीक है, देमसेल्व्स आपको यूज करना है एक से ज्यादा के लिए। ठीक है, अब ये यूज कब होते हैं और एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस है, इस पे हम बात करने वाले। यहां तक क्लियर है तो बताइए, कोई डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खाज तो पूछिए। ये टेबल जरूर कॉपी कर लीजिए, टेबल आपको बचपन से लेके 55 तक काम आएगी। बहुत बढ़िया। हम बात करते हैं कि एम्फैटिक होता क्या है। देखो भाई, जो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है ना, ये इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ एम्फेसाइजेशन के लिए। यार इसका कोई दूसरा यूज ही नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये एम्फेसाइजेशन के लिए, जोर लगाने के लिए यूज होते हैं, और कोई इसका यूज नहीं होता एम्फेटिक का। रिफ्लेक्सिव अलग है, वो आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ एम्फेसाइजेशन होता है। एम्फेसाइजेशन का मतलब है जोर दे के कहना। जैसे मैंने कहा आई विल डू इट, सेंटेंस बिल्कुल सही है, मैं चाहूं तो इसमें माई सेल्फ और जोड़ दूं, अब ये एम्फेसाइजेशन हो गया। नहीं समझे? जैसे होता क्या है कि भाई देखो, उसका तुम्हारे पास कॉल आया कि मेरा एक रिचार्ज करा दो, तुमने कहा रिचार्ज करा दो, अच्छा रुको अभी कराता हूँ। मैथ का सॉल्व कर रहे हो तुम, दिमाग उसमें लगा हुआ है, टाइम बीत गया, 10 मिनट हो गए, उसका फिर मैसेज आया तुमने मेरा रिचार्ज नहीं कराया। तुम यार, अरे यार रिचार्ज करा था, सॉरी सॉरी सॉरी, करा रहा हूँ 2 मिनट में करा रहा हूँ। ठीक है, तुमने सोचा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, आंसर देख लेता हूँ। आंसर देखा तो समझ में आया अबे यार ये तो गलत हो गया, क्वेश्चन ही मैंने गलत कर दिया। तो तुम सोल्यूशन चेक करने लगे, सब चीज़ें चेक करने लगे, इतनी देर में उसका दोबारा कॉल आ गया, सुनो अब रिचार्ज मत कराना। तुमने पूछा काहे? उसने कहा आई विल डू इट माई सेल्फ, खुद करवा लूंगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एम्फेसाइजेशन करके कह रहा है। ठीक है, जैसे है ना, तो हम बेसिकली जोर दे के कहते हैं। जब कोई तैयार नहीं होता करने के लिए तो हम कहते हैं ना कि शी कैन गो हर सेल्फ। मान लो ये आई थी तुमसे मिलने, शाम हो गई, तुमने कहा मैं इसको छोड़ आता हूँ, अपने दोस्त से कहा बाइक की चाबी दे दे। छोड़ आता है, इसको कहाँ छोड़ के आएगा? अरे रात का टाइम है ना, रात का टाइम है, बेचारी अंधेरे अंधेरे में जाएगी, किसी को पीट पाट दे, किसी को लूट मार मचा दे किसी के साथ अंधेरे में ना, चुड़ैल पर आ जाती कि ये है ही, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं छोड़ आता हूँ। कह रहा तुम्हारा दोस्त कह रहा पागल है क्या तू, कहीं तू जी ना खा जाए रास्ते में। शी कैन गो हर सेल्फ, वो खुद जा सकती है। तो जब आप एम्फेसाइज करते हैं तो बस इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरी चीज, इसका जो बेस्ट जगह है ना लिखने की, ये हर सेल्फ को भी और माई सेल्फ को भी, वो बेस्ट जगह है सब्जेक्ट के फौरन बाद। मतलब शी हर सेल्फ कैन गो, आई माई सेल्फ विल डू इट, ये इसका बेस्ट तरीका है। बट तो हम दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं, जैसे आई माई सेल्फ विल डू इट, शी हर सेल्फ कैन गो। तो ये ज्यादा बढ़िया तरीका है, पर ये भी रॉन्ग नहीं है, हम इसे भी यूज करते हैं। ज्यादा बढ़िया अगर दोनों में से एक सेलेक्ट करना पड़े तो ये वाला ज्यादा बढ़िया। ठीक है, तो ये था एम्फेटिक का रूल, ये एम्फेटिक का यूज, ये इतना सही है छोटा सा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव का थोड़ा बड़ा है। इतनी बात समझ में आई है तो बताइए, डाउट दुविधा है तो पूछिए। कोई बात नहीं है ब्रेंडा, इतना तो कंफ्यूज, इतना तो रखो ना नोटिफिकेशन का।
अब देखो, एक टाइम ऐसा भी आएगा तुम्हारे जीवन में बेटा कि जब क्या होंगे ना, तुम्हारी ड्यूटी लगी होगी और इधर बम फूट रहे होंगे, उधर गोलियां चल रही होंगी। अगर जीवन में सफल हुए और एसएसबी वगैरह निकाली, सब तरफ प्रेशर होगा, शोर मच रहा होगा और तुम्हें वहां पर भी कंसंट्रेट करना होगा। ये तुम्हें कुछ भी दुनिया में चाहिए ना, वो प्लेट में रख के सर्व नहीं होगा तुम्हें, समझ रहे हो ना? प्लेट में रख के सर्व नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है दिल्ली में बम फूटा तो उसके बाद दिल्ली रुक गई क्या? जो मजदूर है बेचारे फिर काम पे जा रहे हैं, उसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां पे बम फटा था, समझ रहे हो ना? उसी जगह पे वो काम कर रहे हैं जहां पे बम फटा था। तो जिंदगी और टफ होनी है, और टफ होनी है। अगर तुम छोटी छोटी चीजों से बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी तुम्हारी आगे पर्सनैलिटी में। तुम्हें अपने आप को ऐसे तैयार करना है। वो देखिए तुमने कैप्टन अमेरिका, कैप्टन अमेरिका वो ही कैप्टन क्यों है मार्वल कॉमिक्स का? कभी गौर किया? इतना बढ़िया लिखा गया है मार्वल कॉमिक्स, पूरी दुनिया में उसके फैंस हैं, क्या जबरदस्त कैरेक्टर हैं। आप हल्क को देख लीजिए, आयरन मैन को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, एक पर कैप्टन अमेरिका, उसके पास तो कोई ऐसा सुपर पावर भी नहीं है। एक पावर है उसके पास जो उनको उसको बाकी सबके बराबर लाके खड़ा कर देती है, अगर कम से कम उन्हें उसके पार नहीं निकालती। और वो है पावर ऑफ टॉलरेंस। आप कितना सह सकते हैं। और दुनिया में याद रखिए, जो जितना ज्यादा सह पाते हैं वही उतना मजबूत होते हैं, ना कि जो जितना मार पाते हैं। हनी बैजर को सुना है? हनी बैजर के बारे में, उसकी भी सबसे हुए। हनी बैजर को दो तीन शेर मिलके भी नहीं मार पाते हैं। उसका टॉलरेंस बहुत हाई है, उसकी स्किन इस तरीके की बनी हुई है, वो सह जाता है सब। तो जब तुम सब सह जाओगे तो तुम सर्वशक्तिमान बन जाओगे, ये बात याद लो। जब तुम सब सह जाओगे, जो सब सह गया वो सर्वशक्तिमान है। और जो भाई नहीं सह पाया, पहले ही चीख उड़ा दी। तो महाभारत भी देखोगे तो दुर्योधन से सहन नहीं होता था कुछ भी, ना अपमान सहन होता था, ना तकलीफ सहन होती थी, कुछ उससे सहन नहीं होता था, है ना? और जिनका नाम हमेशा लिया जाता है भीष्म पितामह, वो सहन ही करता गया यार, जिंदगी भर सहन करता गया, पूरी जिंदगी भर सहन करता गया। और महाभारत में ये बात तय हो गई कि उसको हराना असंभव था। कृष्ण खुद आ गए थे चक्र लेके कि मैं ही खत्म करता हूँ, हाथ जोड़ लिए भीष्म पितामह ने, अरे नहीं, ठीक है आप तो प्रभु, आपके हाथों तो मरना तो सौभाग्य होगा, ठीक है, कोई नहीं हरा सकता था उन्हें। उनके साथ ऐसा करना पड़ा, इसके लिए आज भी पांडवों को कहा जाता है कि छल 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 किया उन्होंने, शिखंडी को लेके आए, है ना? बात तक कौरवों ने कहा कि शिखंडी को रथ पे चढ़ाया भाई तुमने, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है कि पॉइंट यहाँ पे ये नहीं कि कौरवों ने छल किया या पांडवों ने छल किया। पॉइंट यहाँ पे ये है कि वो आदमी जो ज्यादा सह सकता है वो सर्वशक्तिमान होता है। तो अपनी सहनशीलता को बढ़ाइए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। दूसरी एक बात और बता दूं, ये जो सहनशीलता होती है ना, ये आपके 24/7 मिजाज में होती है, समझ रहे हैं? 24/7 मिजाज में अगर आपके अंदर सहनशीलता है, टॉलरेंस है, तो ही आपके अंदर टॉलरेंस है। अगर आपको लगता है नहीं वहां तो मैं सह लूंगा, यहां तो मैं सह लूंगी, नहीं कर पाओगे। ये तुम्हें लगता है। हम वही करते हैं जो हमारे अंदर होता है, हम वही बांटते हैं जो हमारे अंदर होता है। प्यार है तो प्यार बांटोगे, गुस्सा है तो गुस्सा बांटोगे, जो तुम्हारे अंदर है तुम वही बांट पाओगे दूसरों को। तो ये बात तुम्हें हमेशा याद रखनी है कि अगर तुम्हें लगता है मैं आगे कर लूंगा तो नहीं कर पाओगे। आज से कर रहे हो, अगर अभी भी कर रहे हो, बहुत ज्यादा सहा है और आज भी सह रहे हो तो सह जाओगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर अगर तुम सोच रहे हो नहीं मैं सहना शुरू करूंगा, तो सफर अभी लंबा है दोस्त। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? दीज आर यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। ये वर्ब अक्सर कौन सी होती है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती है जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। जैसे मैंने कहा आई प्ले, तो बताना पड़ेगा ना क्या, आई प्ले क्रिकेट। या मैंने कहा शी हेल्प्स, तो बताना पड़ेगा ना किसकी, शी हेल्प्स द पुअर। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इनको हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। आगे इनके बारे में जानोगे, एक्टिव पैसिव वॉइस भी। मैंने क्या बताया? जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो वर्क करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। कब? इफ द ऑब्जेक्ट इज मिसिंग। अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो हम इसको लगा लें। कुछ सेंटेंस दिखाता हूं। आई एंजॉयड अ लॉट, शी adapted according
to the village. They adjusted as the boss ordered. अब इन सेंटेंसेस को देखिए, आप देखेंगे इन सेंटेंस में कोई खास आपको गलती नहीं दिख रही होगी। हम कॉमनली इसको यूज भी करते हैं और ये गलत है, इनकम्प्लीट है। जब आप कहते हैं आई इंजॉय अ लॉट, तो आपने कहा मैंने बहुत मजा किया, ये मतलब नहीं है मैंने मजा किया, क्या मजा किया कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अंग्रेजी भाषा कहती है कि आपको बताना पड़ेगा, या तो आप कहेंगे आई इंजॉय, कुछ बताओ, योर कंपनी अलॉट, आई इंजॉयड द क्लास अलॉट, आई इंजॉयड द फूड अलॉट। और जब आप कहना चाहते हैं कि मैंने खुद मुझे बहुत मजा आया भाई मुझे, तो आपको कहना पड़ेगा आई एंजॉयड माई सेल्फ अलॉट। तो या तो ऑब्जेक्ट लगाओ, योर कंपनी, क्लास, फूड, मनी, वॉट एवर जो भी है, और अगर नहीं लगा रहे हो तो तुम्हें माई सेल्फ लगाना पड़ेगा, ये है मुद्दा है। इसी तरीके से शी अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू द विलेज, सो शी अडेप्टेड क्या, शी अडेप्टेड, या तो बोलोगे हर हैबिट्स, ठीक है, हर स्टाइल, हर क्लोथिंग। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हो तो तुम्हें कहना पड़ेगा शी अडेप्टेड हर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द विलेज। ठीक है, लड़की थी बहुत पढ़ी लिखी, शादी हो गई, गांव में प्यार हो गया था, प्यार तो गांव में भी हो सकता है, हो गया था, वहां पे चली गई, ना लिपस्टिक मिल रही है वहां पे, ना कुछ मिल रहा है, तो कुछ ना पिज्जा बर्गर कुछ मिल नहीं रहा है ऐसा, है ना, गुड़ चना खा रही है, प्याज रोटी, घी सब्जी, यही चल रहा है। ठीक है, प्यार में एडजस्ट कर लिया उसने। शी अडेप्टेड हर हैबिट्स, हर स्टाइल, हर क्लोथिंग, हर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द विलेज, इसे कहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से दे एडजस्टेड, क्या तुम्हें बताना पड़ेगा उसने क्या एडजस्ट किया। सो दे एडजस्टेड देयर रूटीन। ठीक है, ये जो भी कुछ तुम बताना चाहते हो, है ना, तो दे एडजस्टेड देयर रूटीन या फिर दे एडजस्टेड देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू दी एज दी बॉस ऑर्डर, जैसा बॉस ने ऑर्डर किया। तो ऐसी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं ना, जिनको मैं यहां पे लिख देता हूं, जिनके साथ आपको या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना है या फिर देना है उनको एक ऑब्जेक्ट। कौन कौन सी वर्ब्स हैं ये, एक्विट, अवेल, एब्सेंट, अडेप्ट, अप्लाई, exert, amuse, reconcile, resign, avenge, enjoy, pride, हो गए लगभग सारे। एडजस्ट भी लिख दिया ना, एडजस्ट। ठीक है, तो ये वाली वर्ब्स हैं, इनको आप यूज करेंगे या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ, ठीक है, या तो इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ यूज करेंगे या इनके साथ आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, एम्फेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एम्फसाइजेशन के लिए होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब होता है। अगर वर्ब मिसिंग है तो आप उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाएंगे और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, ये वाली वर्ब्स का खास ध्यान रखिए, इन पे क्वेश्चन फंस जाता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ आ गया तो बता दीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए।
दैट्स नाइस। चलिए फिर से चैट ऑफ और बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव लगाओगे तो वो गलत हो जाते हैं, है ना, उनको भी लिख लेते हैं। These verbs do not take reflexive pronouns after them। अपने बाद ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रूफ, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, रेस्ट, मूव, बेथ। बेथ ये जो बात होता है ना, नहाना, उसी की वर्ब है। हाइड, ठीक है, दैट्स इट। तो ये वाली वर्ब्स होती हैं, इनको याद रखिएगा। इनके साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। जैसे तो सेंटेंस किस तरीके से बनता है? She stopped herself from hitting the man, तो ये herself नहीं आएगा, she stopped from hitting the man। या फिर he rested himself for a while, ये नहीं हो सकता। he rested for a while होगा। they move themselves cautiously, so they move cautiously, that's it, ऐसे यूज होगा। एंड दिस इज हाउ दे आर यूज। तो मैंने क्या बताया, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं इधर वाली जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है, और कुछ ऐसे हैं जिनके साथ नहीं लगेगा, इनका मीनिंग ऐसे ही ठीक आएगा। अगर आप कह दोगे, मान लो मैंने कह दिया आई बेथ माई सेल्फ, कौन है भाई, आई बेथ माई सेल्फ टूडे, तो उसका मतलब क्या होगा, आज मैंने खुद को नहलाया। इसका मतलब है बाकी दिन मैं दूसरों को नहलाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे माई सेल्फ की जरूरत नहीं होगी, सिंपल। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर हो गया तो बताइए, डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं, प्राउड नहीं आएगा इसमें, प्राउड उसमें आएगा, प्राइड लिख दिया है मैंने उधर। हाँ जी, कीप लिख सकते हैं आप इसमें, कीप लिख सकते हैं आप इसमें, प्रूफ की जगह कीप लिख सकते हैं। अब आता है भाई रूल ऑफ कॉमन कर्टेसीज। रूल ऑफ कॉमन कर्टेसीज, इसका मतलब क्या होता है? रूल ऑफ कॉमन कर्टेसीज, रूल ऑफ कॉमन कर्टेसीज क्या होता है? कॉमन कर्टेसीज का मतलब है कि अगर मुझसे कुछ अच्छा काम हुआ है, मान लो हम दोनों हैं, हम 3-4 लोग हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ अच्छा हो गया, तो हम उसका क्रेडिट पहले खुद ना लें, पहले सामने वाले को दें। जैसे आपने कभी भी महेंद्र सिंह धोनी को देखा होगा, मैच जीतने के बाद धोनी से पूछा जाता है यू प्लेड वेरी वेल, यू टुक नाइस डिसीजंस, सो वो बोलते हैं नहीं नहीं वो ठीक है, वो हमेशा कोहली को क्रेडिट देता था, रोहित शर्मा को क्रेडिट देता, अपने टीममेट्स को क्रेडिट देता, है ना, बोलता था यस इरफान पठान बोल्ड वेरी वेल, जहीर खान वाज ट्रेमेंडस देयर, बॉलर्स बोल्ड really very well, spinners did a very good job and everything went fine and finally we won the match। वो कभी खुद को क्रेडिट नहीं देता था, क्योंकि रूल ऑफ कॉमन कर्टेसीज है, ऐसे ही आपको करना चाहिए। तो ये क्या सिखाता है कि अगर तुम्हारे पास है कोई पॉजिटिव आइडिया, ठीक है,
पॉजिटिव आइडिया है, तो जो सीक्वेंस रहेगा वो हमेशा याद रखो क्या रहेगा, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन क्या रहेगा, 2 3 1। अब ये 2 3 1 का मतलब है, 2 3 1 का मतलब है सेकंड पर्सन फर्स्ट, सेकंड पर्सन फर्स्ट, सबसे पहले आएगा सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सेकंड, और फर्स्ट पर्सन को इसको लास्ट में रखो। तो थर्ड पर्सन में, अब यार ये तो गली का कुत्ता भी जानता है, अगर नहीं जानते हो तो बता दूं, आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, यू होता है सेकंड पर्सन यू, और जो बाकी बचे ही शी इट, बाकी जितने बचे दे, ये सारे के सारे होते हैं थर्ड पर्सन। तो ये सीक्वेंस रहेगा अगर कोई पॉजिटिव आइडिया, 2 3 1, पहले वो जो आपके सामने है, फिर वो जो मौजूद नहीं है, बचा हुआ क्रेडिट खुद को लोगे। जैसे यू ही एंड आई विल बी एप्रिशिएटेड, तारीफ की जाएगी हम तीनों की, तो आई को सबसे आखिर में रखोगे, कब, जब है तुम्हारे पास पॉजिटिव आइडिया, ठीक है। या फिर एक और सेंटेंस देखते हैं, यू रमन एंड आई हैव won the game, पॉजिटिव आइडिया। अब अगर मान लो ये हो जाए नेगेटिव आइडिया, तो अगर ये है नेगेटिव आइडिया तो सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन क्या होगा, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट, सेकंड पर्सन सेकंड, और थर्ड पर्सन लास्ट, ये रहेगा। क्यों, क्योंकि भाई अगर कुछ पॉजिटिव आइडिया है तो पहले सामने वाले का रखोगे, कुछ गलती हुई है तो पहले खुद की एक्सेप्ट करोगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 2 3, जैसे आई यू एंड, थर्ड में क्या हो जाएगा, एंड रमन, विल बी पनिश्ड। या फिर आई यू एंड ही हैव टू पे द फाइन। तो अगर पॉजिटिव आइडिया है तो ऐसे रहोगे, नेगेटिव आइडिया है तो ऐसे रहोगे। अगर सारे के सारे, एक तीसरा केस भी है, ये हो गया तुम्हारा केस 1, ये हो गया तुम्हारा केस 2, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा केस 3, केस 1 क्या है ये, तीन ही तो केस थे, ये हो गया केस 1, ये हो गया केस 2, और केस 3 क्या कहता है, केस 3 कहता है कि अगर सारे प्रोनाउन अगर सारे के सारे प्रोनाउन प्लूरल हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है। अगर सारे प्रोनाउन प्लूरल हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, सीक्वेंस यही रहेगा 1 2 3, ठीक है। तो सारे के सारे प्रोनाउन प्लूरल है, तो जैसे आपने कहा वी प्लूरल होता है, यू प्लूरल होता है, एंड दे आर awarded। तो यू वी यू एंड दे आर रिवॉर्डेड। या फिर वी यू एंड दे हैव बीन रिजेक्टेड, ठीक है। तो उससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव आइडिया नेगेटिव आइडिया, अगर सारे प्रोनाउन प्लूरल हैं तो 1 2 3 लागू करेगा। तो मैंने क्या बताया कि भाई अगर पॉजिटिव आइडिया है तो क्या यूज करोगे, 2 3 1, अगर नेगेटिव आइडिया है तो 1 2 3, और 1 2 3 एक और केस में यूज करोगे जब सारे प्रोनाउन कैसे हैं, सारे के सारे प्रोनाउन प्लूरल हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
रूल ऑफ कॉमन कर्टिसी समझ में आया? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी बता दो। चैट बंद कर देते हैं यार, ऐसे ही सही चल रहा है। बिटवीन यू एंड मी होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये क्या हो गया, प्रेपोजिशन है। और मैंने आपको बताया था प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आप क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो भाई देखो, लेट देम, एक चीज और याद रखो, कहीं भी अगर तुम्हें लेट दिख जाए या मेक दिख जाए, इनकी कोई भी फॉर्म, लेट दिख जाए, मेक दिख जाए या गेट दिख जाए, इनकी एनी फॉर्म, तो इसके साथ तुम हमेशा जब भी यूज करोगे तो ऑब्जेक्टिव यूज कर सकते हो। इनके साथ कभी भी सब्जेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है, तो क्या हो जाता है, लेट देम गो, लेट हर प्ले, आई विल मेक हर वीप, शी विल गेट मी रॉन्ग। देख रहे हो, मी, हर, देम, हमेशा इसके साथ एक्यूजेटिव आएगा। तो याद रखना, इनकी कोई भी फॉर्म्स हो, कुछ भी हो, इनके साथ हमेशा एक्यूजेटिव आएगा, कभी सब्जेक्टिव नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो जल्दी से बता दो, और डाउट है तो पूछ लो। अगला क्वेश्चन।
एट द साइट ऑफ हिज। तुम सोचोगे ये क्या है? देखो भाई, याद रखो, दो हैं चीजें, एक तो रटने वाली बात है और एक समझने वाली बात है। रटने वाली बात क्या है? रटने वाली बात यह है कि आफ्टर प्रेपोजिशन अगर कभी भी आप कोई वर्ब लगाते हैं तो वो आईएनजी फॉर्म होती है, जिसे आप प्यार से जिरंट कहते हैं। हमेशा प्रेपोजिशन के बाद या तो वर्ब ही नहीं आएगी, आएगी तो वो जिरंड होगा। ठीक है, ये समझने वाली बात है। अच्छा, दूसरी चीज हमने और सीखी थी कि आफ्टर प्रेपोजिशंस यूज या तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या फिर पसेसिव वाला। ठीक है, ठीक है, आफ्टर प्रेपोजिशन यूज ऑब्जेक्टिव या फिर पसेसिव केस। अब यहां पे होता क्या है, जैसे मैंने कहा शी डजंट लाइक हिम शी डजंट लाइक हिम कमिंग टू मीट मी। तो क्या मतलब हुआ कि उस लड़की को पसंद नहीं है। कौन पसंद नहीं है? हिम। और फिर यहां पे एक नई बात शुरू हो गई। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा यार, ऐसा नहीं होगा। शी डजंट लाइक हिम कमिंग नहीं होगा, शी डजंट लाइक हिज कमिंग। उसको पसंद नहीं है उसका आना। समझ रहे हो? उसका आना। तो यहां पे क्या समझे आपके, यहां पे क्या यूज हो रहा है? यहां पे यूज हो रहा है पजेसिव प्लस जिरंड। ये यूज हो रहा है, पजेसिव प्लस जिरंड। दे लव मी प्लेइंग विद देम, तो ये नहीं होगा। दे लव माई प्लेइंग, उन्हें प्यार है या उन्हें पसंद है मेरा खेलना उनके साथ। ऐसे होगा ना, मेरा खेलना उनके साथ। ऐसे यहां पे हुआ एट द साइट ऑफ हिम, नहीं, एट द साइट ऑफ हिज अप्रोचिंग, है ना। जब देखा गया कि वो आ रहा है, उसका आना देखा गया, रॉबर्स भाग गए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो क्या सीखा आपने कि पॉजिटिव के साथ आप जिरेंट लगाते हैं। ठीक है, दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव लर्न। ठीक है, मीनिंग से भी समझाया, कॉन्सेप्ट से भी क्लियर है, तो बताइए, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज अ डिलीजेंट वर्कर। डिलीजेंट का मतलब होता है लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, स्मार्ट। तो डिलीजेंट वर्कर है, तो क्या हो जाएगा? इजंट ही नहीं है क्या? क्वेश्चन टैग और प्रोनाउन दोनों का क्वेश्चन था ये, सही लगाया आपने। बहुत सारे बच्चों ने 32A लगा दिया, इजंट हिम नहीं होगा,
है ना। जब आप कह रहे हो इज नॉट हिम, कैसे हो सकता है, समझने की कोशिश करिए। इज नॉट ही, तो ये इज किसके लिए आया है, ही के लिए आया है, सब्जेक्टिव है ना, इसलिए इजंट ही लिखते हैं हम, इजंट हिम नहीं लिखते। ठीक है, क्योंकि यहां पे ये कौन सा है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, वर्ब यूज हुआ है। ये सेंटेंस तो यहाँ पूरा हो गया ना, ये इस किसके लिए है, इस वाले ही के लिए है, तो ये इस किसके लिए आएगा, इस वाले इसके लिए आएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। You should avail yourself of every opportunity to learn and grow। तो यूजुअली हम क्या यूज करेंगे इसमें, यू शुड अवेल योर सेल्फ, हमें एक योर सेल्फ चाहिए था, लगा दिया आपने, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। He has qualified himself for the national level competition with his exceptional skills। तो क्वालिफाइड के साथ हिमसेल्फ नहीं आएगा, बताया था ना, क्वालिफाई एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता है। पीछे आपने सीखा, जाके देखिए एक बार नोट्स में जहां मैंने पढ़ाया है, ये करवाया है। इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, जाएगा नो एरर, क्योंकि आई माई सेल्फ लाइक हिम कह रहा है, मैं खुद पसंद करता हूं उसे, उसके विनम्रता और इंटेलिजेंस के लिए, ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता। तो आई माई सेल्फ बिल्कुल सही है, आई लाइक हिम फॉर हिज ह्यूमिलिटी, तो आई लाइक हिम माई सेल्फ भी कह सकते थे, आई माई सेल्फ लाइक हिम, मैंने बताया था सब्जेक्ट के बाद जब आप यूज करते हैं तो ये बेस्ट होता है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये एक केस है किसका, एम्फेसाइजेशन का, इसलिए आंसर हो जाएगा डी।
अब देखो, जब आपने ये बता दिया है ना, ये ऑब्जेक्ट मिसिंग है, वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी गिवन है। जब ऑब्जेक्ट गिवन है तो यहाँ पे देमसेल्फ लगाने का कोई मतलब नहीं है। दे इंजॉयड द ब्रेथ टेकिंग पिक्चर, बस सिंपल। अब देमसेल्फ भी लगा रहे हो, ब्रेथ टेकिंग पिक्चर भी लगा रहे हो, तो ये कोई मतलब नहीं है। ए इज द करेक्ट आंसर। तो कर ही दिया होगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे वर्ब लगा हुआ है। सेम चीज हमने आपको कराई थी, सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली कराया था, फिर भी आधी क्लास ही कर पाई। वॉज इट ही, ये भी क्लियर है, सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। हाँ भाई, तो नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स ये आपको लेके जाता है दोबारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। मैंने आपको बताया था नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज, तो जब सिंगुलर नाउन आता है तो वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब, इट हैज टू बी हिज, ना कि देयर। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर हैज ब्रॉट हिज बुक, सबको अपनी अपनी लानी थी, इसलिए बुक है, बुक्स नहीं है। तो दोनों में से कोई भी ब्रदर अपनी किताब नहीं लाया, है ना, अपनी अपनी लाने की बात हो रही है। जब वर्ब सिंगुलर लगेगा तो ये भी सिंगुलर ही होगा। तो क्वेश्चन कहता है व्हाई डोंट यू लाइक माई इन्वॉल्विंग इन द केस। Why don't you like my involving in the case? I am the one standing for you and रमेश। कोई गलती नहीं है। तुम्हें क्यों पसंद नहीं है मेरा इन्वॉल्व होना? Why don't you like my involving, मेरा इन्वॉल्व होना? कोई गलती नहीं है। देखिए, I am the one standing, मैं हूं, फॉर आया तो दोनों जगह ऑब्जेक्टिव आया, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है।
हु का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सेम ही होता है, तो कोई गलती नहीं है। कह रहा है तुम्हें क्यों पसंद नहीं है मेरा इन्वॉल्व होना केस में, मैं तो हमेशा आई एम द वन, मैं वही हूं, वन स्टैंडिंग फॉर यू एंड रमेश, मैं तो तुम्हारे और रमेश के लिए ही खड़ा हूं। चलो भाई थोड़ी वोकैब लगा लो। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड, एक ऐसा आदमी जो भगवान को तो मानता है पर वो धर्म को नहीं मानता। वो कहते हैं धर्म में तो छेड़छाड़ हो गई है, धर्म में सब वाला है, भगवान है, धर्म नहीं है, धर्म इंसान के बनाए हुए, एग्नोस्टिक होता है। इसके लिए एक वर्ड और आता है, स्केप्टिकल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और थीस्ट कौन होता है, हु बिलीव्स इन द गॉड। और डीस्ट कौन होता है, who believes that the God has created the universe and abandoned, कि भगवान ने ये पूरी सृष्टि बनाई और फिर से छोड़ दिया, हमारे हवाले कर दिया, जैसा करोगे वैसा होता रहेगा। ठीक है, ऐसा आदमी होता है डीस्ट में। तो अलग अलग तरह की बिलीव्स होती हैं। पैंथीस्ट होता है who believes in all, पैंथिज्म में हर चीज में वो कहता है, हर चीज में मानता है, सारे भगवानों में मानता है, सारे धर्मों में मानता है, जो जगह दिखती है सर झुकाता है, दैट इज पैंथीस्ट। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन, एग्नोस्टिक। तो कह रहा है अ पर्सन हु डेलिबरेटली डिस्ट्रॉयज और डैमेजेस पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी। अरे यार मेरे से गलत टिक हो गया है, दोबारा लगाओ इसका आंसर। हाँ भाई, अब भी पट के आई तो मैं, वैंडल होता है ये, वैंडलिज्म। अगर आप ढंग से अखबार पढ़ें, अच्छी वाले मीडिया चैनल्स देखें, है ना, जो कुछ क्रेडिबल मीडिया चैनल्स हैं, अगर उनको देखें तो ये वक्त बहुत सिंपल मिल जाएगा। जब दंगे होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग बसों में आग लगा देते हैं, ठीक है, ट्रेन की पटरियां उखाड़ देते हैं, दुकानें जला देते हैं, ये वेंडलिज्म कहलाता है। और वेंडल वो आदमी होता है जो ऐसा करता है। तो वेंडल इज अ पर्सन हु डेलिबरेटली, जानबूझ के डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है पब्लिक या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी। सबेटोर ये वर्ड बना है,
सैबोटेज से। सैबोटेज का मतलब होता है जो डिस्ट्रक्शन। इसका डिफरेंस समझिए इन दोनों का, ये इसी का सिनोनिम है। सैबोटेज और वेंडलिज्म एक ही चीज है। डिफरेंस क्या है? सैबोटेज हम तब करते हैं जब हमें सामने वाले को नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि हमें उसे कमजोर करना है। जैसे आपने सुना होगा मिलिट्री सैबोटेज, है ना, एक मिलिट्री कैंप उड़ा दिया ताकि वो कमजोर हो जाए, वेपन उड़ा दिए किसी के, ठीक है, या क्या करा, किसी का अनाज सारा बर्बाद कर दिया, दैट इज कॉल्ड सैबोटेज। तो सैबोटर कौन होता है? वो बंदा जो ऐसा करता है। तो है ये भी डिस्ट्रक्शन, पर ये किसका है ये आप समझ सकते हैं, मिलिट्री, इकोनॉमी, या फिर फूड सैबोटेज। और सैबोटर वो जो करने वाला है। रिबेल तो बागी होता है, रिबेल इज म्यूटिनस हु गोज अगेंस्ट अथॉरिटी, और डिमोलिशर कहीं ना कहीं इन्हीं का सिनोनिम होता है, जो कुछ भी बर्बाद करता है, बर्बाद करने वाला, विध्वंसी, डिमोलिशर होता है। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए, वेंडल। तो भाई एक हेडोनिज्म करके, हेडोनिज्म जहां भी इज्म आता है इसका मतलब क्या होता है? बिलीफ। तो एक बिलीफ है हेडोनिज्म, जो जिनका मानना यह है कि भाई अगर हम दुनिया में आए हैं तो मजे करने आए हैं, तो दुनिया में जब आए हो तो मजे करो और दूसरों को भी मजे दो। जिस चीज में मजा आता है बस वही बढ़िया है, जिसमें मजा नहीं आ रहा है नहीं करो। मजे करो, मजे करवाओ, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, दैट इज हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट जो ऐसा करता है, हेडोनिज्म इसको कहते हैं। अच्छा, एपिक्यूरियन who believes in eating good food and wine and drinks। ऐसा आदमी जो कहता है, जिसने अपनी मजे की डेफिनेशन दे दिया, भाई मेरे को तो खाने में मजा आता है, मैं जितना कमाता हूँ उसका 80% खाने में खर्च कर देता हूँ और पीने में खर्च कर देता हूँ, खाना पीना ही सब कुछ अपना है, दैट इज एपिक्यूरियन। एपिक्यूरस एक फिलोसोफर था, उसका जो चेले होते हैं उनको भी एपिक्यूरियन कहते हैं, क्योंकि उनकी फिलोसफी कुछ इसी तरीके थी। सिबरनीट ये होता है who believes in sensuous pleasures। ये कहते हैं कि भाई बढ़िया खाना खाओ, पेट को अच्छा लगेगा, बढ़िया ड्रिंक पियो और पूरी बॉडी को अच्छा लगेगा, मसाज कराओ अपना, पड़े रहो, पानी में पड़े रहो, मेरा मन करता है बस ऐसी जिंदगी हो, सुबह उठूं कोई नाश्ता लगा दे, मतलब सेंसुअस प्लेजर्स में रहता है ये। सर की मसाज कराएगा, बॉडी की मसाज कराएगा, मतलब रिलैक्स, दैट इज सिबरनीट। ठीक है, तो इसे सिबर ना सिबरीट बोलते हैं। और लिबर्टीन को कौन होता है? हु इंडल्ज इन सेक्स, जो अपने आप को हमेशा सेक्स में डाले रखता है, ठीक है, उसे हम लिबर्टीन बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थे। आइए इसकी डीपीपी लगा लेते हैं। तो टू समन्स, अब जब टू बोला है तो समन्स थोड़ी बोलोगे, समन्सिस बोलोगे, है ना। समन तो सिंगुलर होता है। पुलिस इज नहीं होता, पुलिस के साथ आर होता है। देयर वर गेजिंग मैनी शीप्स नहीं हो सकता, इट हैज टू बी मैनी शीप। ये सब आपको कराया लास्ट क्लास में।
He put 2 spoonsful of sugar instead of salt and boiled dish. स्पून्सफुल सही है यार ये, डी। कुछ लोग इसे आगे भी लगा सकते हैं, दोनों ही ठीक होता है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डियर्स नहीं हो सकता, इट हैज टू बी डियर। द न्यूज वर पोस्टेड, द न्यूज वर पोस्टेड ऑन द वेबसाइट अ फ्यू डेज लेटर। तो न्यूज के साथ वर्ड थोड़ी लगाओगे, द न्यूज वॉज। शी इज लर्निंग इंग्लिश अल्फाबेट्स, कुछ नहीं होता, अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेजेस। जैसे आपने कहा ही इज अ मास्टर ऑफ मल्टीपल अल्फाबेट्स, ठीक है, ना कि अल्फाबेट। द प्रेजेंट डेटा, डेटास क्या हो जाएगा, द प्रेजेंट डेटा शो, डेटास नहीं होगा इसमें। द बिल्डिंग्स वर बिल्ट बाय द जेंट्रीज, कुछ नहीं होता, जेंट्री होता है, मैंने बताया था, इसका मतलब होता है एलीट क्लास ऑफ पीपल। और इसके साथ एस और एस का इस्तेमाल कभी नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स शो दैट फार मोर पीपल आर एबल टू राइड अ बाइसिकल देन अ कार। स्टैटिस्टिक्स शो, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का मतलब है यहाँ पे डेटा, ये कोई सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। अगर ये सब्जेक्ट की बात हो रही होती तो आप यहाँ पे सिंगुलर यूज करते, जैसे स्टैटिस्टिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यहाँ पे आप डेटा की बात कर रहे हैं तो डेटा स्टैटिस्टिक्स प्लूरल होता है। They claimed the depletion of the ozone layer was primarily a natural phenomenon. PHENOMENON ये होता है सिंगुलर, और PHENOMENA ये होता है प्लूरल। तो क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, was primarily a natural, इसलिए phenomenon, C is the correct answer। नंबर ऑफ क्राइटेरियंस नहीं होता, प्लूरल करना है तो CRITERI, ये लास्ट वाली क्लास में बताया है मैंने आपको, जब मैंने आपको नाउन्स की दूसरी क्लास दी है। ओपन अ सेविंग्स अकाउंट हम बोलते हैं ना हमेशा, सेविंग्स अकाउंट ना कि सेविंग अकाउंट। द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेड ऑल द माउस आउट ऑफ द टाउन। द मैन प्लेड द फ्लूट, ये समझ नहीं आ रहा, नो एरर होगा इसमें शायद। द मैन प्लेड द फ्लूट, ठीक है, कोई गलती नहीं है। टेबल लेग्स वर फिक्स्ड, तो टेबल लेग नहीं बोलेंगे, द लेग्स ऑफ द टेबल बोलेंगे। Such traditional methods seems incongruous in our technical age। incongruous का मतलब होता है जो कि चेंज नहीं हो गए, है ना, अनवेयरिंग। सिनोनिम बताना है ना। circumscribed मतलब constrained, constraint। eavesdropping का मतलब होता है listening secretly। exhort का मतलब होता है किसी से बड़ी विनती करना, urged। hospitable का मतलब होता है जो कॉर्डियल हो, दिल का अच्छा हो, आपको हेल्प कर रहा हो चीजों में। तो भाई प्रोनाउन का आज हमने पार्ट 1 पढ़ा है, ठीक है, और मुझे लगा है ये क्लास काफ़ी अच्छी गई है, क्योंकि मैं अच्छे से इसमें पढ़ा पाया हूँ। आपके जो फालतू की चीज़ें उन पर मैंने कमेंट बॉक्स बंद कर दिया था, तो अच्छा खासा कंटेंट दिया है। लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुई ये क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम प्रोनाउन को कंटिन्यू करेंगे। ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। होमवर्क याद रखिए अपना, होमवर्क आपका है रीडिंग और शेड्यूल, इतना करते रहिए, और कुछ ज़्यादा इधर उधर देखना ही नहीं है। जितना मैं करा रहा हूँ वो औकात से ज़्यादा है, उतना भी आप नहीं कर पाओगे, औकात से आपकी ज़्यादा है। तो आपको बस रीडिंग और शेड्यूल फॉलो करना है, वो अगर आप कर लोगे तो कोई रोकने वाला नहीं है। अंग्रेजी में, अंग्रेजी की गारंटी है, ठीक है। तो भाई अभी के लिए इतना काफ़ी है। किसी का कोई डाउट कन्फ्यूजन हो तो पूछ लो, बाकी मैं देख लेता हूँ।
बट रमेश का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। रमेश का ऑब्जेक्टिव बता दो भाई, क्या होता है, लिख लेंगे हम। रमेश का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बता दो, हम लिख लेंगे रमेश का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। हाँ, ये तुमने सही बात बताई है, ये सही बात बताई है, क्योंकि माउस का प्लूरल माइस होता है। ये ठीक कर लेते हैं। माइस होगा क्योंकि प्लूरल चाहिए। आंसर सी कर लो इसका। नहीं, जिरंड है ना, इन्वॉल्विंग जिरंड है इसलिए माई आएगा। इन्वॉल्विंग जिरंड है इसलिए माई आएगा। जिरंड से पहले पॉसेसिव आता है, यही बात सिखाई थी। सर इसमें का यूज होगा आई की जगह पे, किसमें? कुछ यूज नहीं होगा, सही है सेंटेंस, आई ही यूज होगा। फार सिनोनिम है, अब ये सिनोनिम तो चारों ही हैं लेकिन फार है। नहीं, कोई आज आपसे कंटिन्यू नहीं कर सकते, सबसे पहली क्लास से जाके देखेंगे। चलो ठीक है भाई, अभी के लिए इतना काफ़ी है। किसी का कोई और डाउट कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, और मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। हाँ, नहीं सिर्फ रीडिंग से काम नहीं होगा, शेड्यूल तो फॉलो करना पड़ेगा। शेड्यूल नहीं फॉलो करोगे तो पैटर्न समझ में नहीं आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, क्वेश्चंस किस तरीके से आपके साथ खेलता है वो समझ में नहीं आएगा। दोनों ही तरीके ज़रूरी है। ये ऐसा है कि सर मैं जिम चला जाऊँ और डाइट ना लूँ तो, बस वैसा ही है। चलो, तो मिलता हूँ आपसे अपनी अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज़िंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।